शुरू कर। So in the last lecture we discussed one important concept about files, and today we are going to discuss about processes. And these are the two most important concepts in Linux, as I mentioned in the last lecture. Everything is a file. If it is not a file, it is a process, right? And process is a program in execution. जब तक आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है, आपने कोई प्रोग्राम a.c लिखा, उसको आपने कंपाइल किया, उसकी obj फाइल बनाई, लिंकर इसी तरह से बना दिए, सब बना के exe फाइल बन गई, ये हार्ड डिस्क में जब तक है तब तक ये प्रोग्राम है. Whenever you give a command to the operating system and you want to execute this becomes a process, right? So a process is a active entity. Whereas ये वो सेम क्लास है जो हमने मतलब एक बार पहले करी थी फेब में? नहीं, उससे अलग होगी. उसमें हमने जो बात किया था उस केस में हमने प्रोसेस की बात की थी जेनरिक ओएस की टर्म्स में. यहाँ पे हम ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे और लिनक्स स्पेसिफिक होंगे, कमांड्स की भी बात करेंगे लिनक्स. वहां पे हमने बात जो की थी प्रोसेस इन जेनरिक टर्म बात की थी, राइट? यस सर. और बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लास है उससे. बिल्कुल बस ये थोड़ा सा बताना तो पड़ता है ये भी प्रोसेस होता क्या है, अदरवाइज दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लास, राइट? अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेसेस की, है ना? आपके प्रोसेसेस कई तरह के हो सकते हैं. इंटरेक्टिव प्रोसेस हो सकते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस हो सकते हैं. इंटरेक्टिव प्रोसेसेस वो हैं जिसमें यूजर इंटरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड. यूजर इंटरवेंशन is constantly required, whereas in background processes user intervention is minimally required. ये background में process चलता रहता है और जो services की जरूरत होती है उन services को ये provide करता रहता है, ठीक है? interactive process हमेशा foreground में रहते हैं. foreground मतलब सामने रहते हैं, ठीक है? या फिर हम processes को background में run कर सकते हैं. foreground का मतलब ये है कि जो भी इसका आउटपुट आ रहा है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहेगा और साथ के साथ कोई इनपुट चाहिए तो वो इनपुट लेता रहेगा, ठीक है? जबकि बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है वो अपना काम चुपके से पीछे पीछे करता रहेगा. तो इन सब को करने के लिए जॉब कंट्रोल कमांड्स होते हैं. एक्चुअली एक चीज मैं और बताना चाहूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे यूजर प्रोग्राम है. तो अगर यूजर प्रोग्राम को ओएस की सर्विसेज की जरूरत है तो ये अवेल करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल, ठीक है? तो कुछ सिस्टम कॉल्स जो इंपॉर्टेंट है उनका जिक्र आज करेंगे थोड़ा बहुत. अभी मैं बात कर रहा हूं जॉब कंट्रोल कमांड्स की. शेल मैंने कल आपको बताया था कि आपकी शेल होती है, जैसे बी शेल, बाय शेल हो गई, के शेल होती है, सी शेल होती है. ये किसी भी एक शेल में आप काम कर रहे हो. यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस को ना कई बार जॉब की भी बात करते हैं. प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज जॉब, ये सिनोनिम्स हैं. अच्छा, एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि यूनिक्स और लिनक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दीज आर मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इसमें ये और इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि प्रोसेस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्लैश तो नहीं होगा, प्रोसेस का किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा. तो वो इंपॉर्टेंस लिनक्स में बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ बीइंग इट मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो जॉब कंट्रोल कमांड बहुत सारे हैं जिनका हम जिक्र करेंगे. कोई प्रोसेस अगर मुझे खत्म करना है, मान लिया कोई प्रोसेस है जिसको किल करना है,
उसको हम किल कमांड एक इसमें होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस किल कमांड वी कैन किल ए प्रोसेस। अच्छा, एक चीज ये है कि जैसे ही कोई नया प्रोसेस क्रिएट होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स एक यूनिक आईडी दे देता है, इसको हम बोलते हैं PID, प्रोसेस आईडी। दिस इज a 5-digit number which is assigned and this is unique for each processes, unique for each process। हर प्रोसेस का अपना एक अलग PID होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे कल भी बात हुई थी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें रहती है। जब हम बूटिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे हमने कहा था कि इनिट प्रोसेस सबसे पहले क्रिएट होता है एंड दिस इज पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट ऑफ ऑल लिनक्स प्रोसेसेस। आज हम कॉमवॉल्ट का भी जिक्र करेंगे, कॉमवॉल्ट का क्या प्रोसेस है, किस तरह से चीजें हैं, और जो बच्चे हमारे 2021 के शॉर्टलिस्ट हुए थे उन्हीं की जबानी हम सुनेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉमवॉल्ट। सुनेंगे नहीं मतलब जबान मेरी होगी, शब्द उनके होंगे। तो हर प्रोसेस का एक पेरेंट होगा, इनिट को छोड़ के बाकी सब प्रोसेसेस का इनिट यहाँ पे हायरार्की पे होगा। इसके अंदर मान लिया इसने ये P1, P2, P3 तीन प्रोसेस बनाए, फिर इनके और चाइल्ड हो सकते हैं, से P10, P15 एंड सो ऑन। तो ये मान लिया इसका PID 3 है, इसका PID 5 है, इसका PID 7 है, इसका PID हो सकता है 343 हो, इसका 29576 हो। तो अगर मुझे किसी प्रोसेस का PID पता करना है कि प्रोसेस ये प्रोसेस है, इसका PID क्या है, उसके लिए सिस्टम कॉल होती है गेट PID, राइट। ये रिटर्न करती है PID ऑफ द करंट प्रोसेस, रिटर्न्स। इज इट क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर हमें रूट पे बात कर रहे हैं या यूजर पे बात कर रहे हैं? कहीं पे भी बात कर रहे हो, सारे सिस्टम कॉल्स तो मिल जाएंगे, चलेंगे आपको। तो सर जब हम यूजर पे बात करेंगे तब भी एक इनिट अवेलेबल होता है, या सर रूट और यूजर दोनों के लिए इनिट अवेलेबल होता है, मतलब सेम रहता है ऐसा कुछ? नहीं, आपने सिस्टम लॉगिन किया, ठीक है। यस सर। तो सिस्टम लॉगिन करेगा तो उस टाइम पे इनिट बनेगा ना, जब आप बूट कर रहे हो, जब आपने सिस्टम को बूट किया और पहली बार लिनक्स चला, ठीक है, तो वो एक इनिट क्रिएट करेगा। जैसे आपने सिस्टम को पावर ऑन किया, पावर ऑन करके आपके पास लॉगिन स्क्रीन आई है ना, तो यहीं पे इनिट बन जाएगा ना पहली। आज मल्टीपल यूजर्स करेंगे तो इनिट तो एक ही रहेगा। ओके सर, आई गेट इट नाउ। यही। अच्छा, अब मैं बता रहा था गेट PID। अगर मुझे अपने पेरेंट का PID पता करना है, पेरेंट्स आईडी, उसके लिए सिस्टम कॉल है गेट PPID, ठीक है। ये सिस्टम कॉल मेरी गेट PPID की हेल्प से काम करती है। अच्छा, मैंने आपको बताया दो तरह के प्रोसेस होते हैं, फॉरग्राउंड प्रोसेस और एक बैकग्राउंड प्रोसेस। तो अब जॉब कंट्रोल की मदद से हम किसी प्रोसेस को बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं। कैसे बनाते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस? मान लिया ये PS एक कमांड है, PS कमांड हम ही देखेंगे, प्रोसेस स्टेटस बताता है, प्रोसेस स्टेटस, जो प्रोसेस चल रहे हैं उनका स्टेटस। अगर मैं इसको ऐसे रन करूंगा, $PS एंटर मार दूंगा तो ये फॉरग्राउंड में चलेगा। अगर मैंने इसके बाद एम्परसेंड लगा दिया, ये मेरा बैकग्राउंड में चलेगा। एक बार इसको चेक करके देखते हैं। देखो, PS कमांड जो है ये प्रोसेस का स्टेटस बताता है कि ये इसका PID है, यानी कि ये जो बैश शेल चल रही है
ये अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है। और इस प्रोसेस का जो पीआईडी है वो ये आपका 2342 है। टीटीवाई जो बता रहा है टर्मिनल का टाइप बता रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, एक और चलाते हैं टर्मिनल, कंट्रोल एट टी, और यहाँ पे पीएस चलाते हैं। देखो ये पीटीएस टीटीवाई यहाँ पे पीटीएस 1 हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि दो अलग अलग टर्मिनल खोले हैं तो हर टर्मिनल को भी वो एक नंबर देता है। और इस टर्मिनल में सिर्फ 2 प्रोसेस चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने शटडाउन नहीं किया था, पिछली बार वाले प्रोसेस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये नया टर्मिनल ओपन किया है अभी, इसमें सिर्फ 2 ही प्रोसेस चल रहे हैं, एक बैश जो मेरी शेल है और दूसरा मेरा पीएस जो मैंने अभी रन किया है, ठीक है। यस सर। यस सर। और अगर मैं इसको मान लिया मैं ये कहता हूं अगर मैंने यहाँ पे एम्परसेंड लगा दिया तो मेरा प्रोसेस बैकग्राउंड में चलता रहेगा, ठीक है। एक बार कमांड डिस्प्ले कराने के बाद ये आपका चलता रहेगा। अभी हम अब इसको किल मैंने बता दिया आपको, अगर मुझे खत्म करना है कमांड तो मैं किल करूंगा। रेगुलर कमांड आपका फॉरग्राउंड में रन करेगा। सर एक डाउट। हाँ। सर अगर किसी भी कमांड के आगे एम्परसेंड लगा देंगे तो वो तो बैकग्राउंड में चलेगा? हाँ ठीक है सर। अच्छा, फिर अगर मुझे किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो कंट्रोल प्लस सी से होता है, राइट। कंट्रोल प्लस सी से टर्मिनेट कर देगा प्रोसेस को और क्विट कर देगा, ठीक है। जबकि कंट्रोल प्लस जेड से सस्पेंड कर देगा और प्रोसेस और बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, ठीक है। इसको भी देखते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल जेड में क्या फर्क है। या मैं मान लिया मैन किल करना चाहता हूं तो किल कमांड देखो, किल इसमें है। यहाँ पे मुझे पीआईडी देना पड़ेगा। मान लिया मैनुअल कमांड चल रहा है बैकग्राउंड में 2758, ये किल हो गया। अब आप पीएस चलाओगे दोबारा तो सर वो पीआईडी गलत है। अच्छा, कौन सा कैसे गलत था? सर मैन की पीआईडी वो नहीं है सर। ओके 3098 है। 3098 किल ये क्यों दिखा रहा है अभी भी इसको? सर ये 2 पीआईडी दिखा रहा है मैन की। ये 2 हमने वो चलाई होंगी ना इसकी। देखो मैं बताता हूँ, हमने मान लिया कंट्रोल जेड किया, मैंने एक सेकंड बताता हूँ। कंट्रोल सी और कंट्रोल जेड का फर्क है। हमने कंट्रोल जेड किया तो वो प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है, खत्म नहीं करता, ठीक है। और कंट्रोल सी किया तो वो खत्म कर देता है। अब देखो जैसे मैंने मैन चलाया, मैन एलएस, एक नई इंस्टेंस मैन की चला दी। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूं तो एक और इंस्टेंस बन जाएगी इसकी। अब देखो 3 दिखाएगा मैन, एक मैन, दूसरा मैन और तीसरा मैन। तो कल वाली क्लास में हमने 2 मैनुअल कमांड चलाए थे, उनको हमने कंट्रोल जेड से बाहर निकले थे, समझ रहे हो। तो कंट्रोल जेड से बाहर निकलने की वजह से वो सस्पेंड तो हो गए, फॉरग्राउंड में नहीं रहे, लेकिन वो बैकग्राउंड में बने रहे। अब देखो मैं एक और मैन चलाता हूँ, मैन मान लिया हेल्प पे चला रहा हूँ, इसका नहीं, मैन कैट कमांड का ले लेते हैं मान लिया, और यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ तो ये एक नई इंस्टेंस इसकी खत्म हो जाएगी। कंट्रोल अब हम देखेंगे तो अभी भी 3 ही इंस्टेंस मैन की, एक ये और एक ये, एक नई इंस्टेंस नहीं बनी, ठीक है। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल जेड में ये फर्क, कंट्रोल सी से वो टर्मिनेट होता है जबकि कंट्रोल जेड से वो आपका सस्पेंड होता है। ओके, बीजी रीएक्टिवेट ए सस्पेंडेड प्रोसेस इन बैकग्राउंड। अभी ये
सस्पेंडेड प्रोसेस है उसको हम रीएक्टिवेट कर सकते हैं, वो बैकग्राउंड में हो जाएगा। ठीक है, कैसे? बीजी और उसके बाद में मुझे यहाँ पे पीआईडी देना पड़ेगा। तो जो मैन कमांड हमने सस्पेंड कर दिया था कंट्रोल जेड से, उसको हम रीएक्टिवेट कर सकते हैं बैकग्राउंड में विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड बीजी पीआईडी। और उसको फोरग्राउंड में लाना है तो उसके लिए मुझे कमांड यूज करना पड़ेगा एफजी, और यहाँ पे फिर पीआईडी देना पड़ेगा। सर जैसे हमने अभी उसको किल करने की कोशिश करी थी प्रोसेस को, तो वो हुआ नहीं था किल। तो शायद कि ऐसा हो सकता है कि जो सस्पेंडेड कमांड्स है वो किल नहीं हो सकते शायद। यस, दिस मे बी वन ऑफ द रीजन। चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो अभी जो डेमोन प्रोसेसेस की बात करते हैं। डेमोन प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली सर्विस प्रोसेस प्रोवाइडर्स हैं, है ना। बहुत सारी सर्विसेज हमारी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। सर्वर्स जो मान लिया हर 1 घंटे बाद मुझे कुछ बोलना है, या मेरी फाइल सर्वर है, या मेरा प्रिंट सर्वर है, या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो सर्विसेज मैं चाहता हूं कि मेरी कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में रन करती रहें। तो ऐसे प्रोसेसेस को, अभी इसका साइज बढ़ाऊं थोड़ा सा ना, तो दीज आर सर्वर प्रोसेसेस दैट रन कंटिन्यूसली। सिस्टम के स्टार्टअप पे हम इनको इनिशिएट कर देते हैं और ये बैकग्राउंड में वेट करते रहते हैं जब किसी को कोई सर्विस की जरूरत होती है, तब फिर ये आ जाते हैं और ये अपना काम पूरा करते हैं। एक Xinit-D, ये एक नेटवर्किंग डेमोन है which is started almost every boot procedure. It starts and waits until a client program such as FTP client जब आएगा। मान लिया मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है, FTP फुल फॉर्म पता है आपको? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये नेटवर्किंग में पढ़ाएंगे सर, बट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफर करने के लिए होती है। जब ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्टिवेट होगी तो ये वाली सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी, बैकग्राउंड में चल रही थी और अपना काम शुरू कर देगी। तो ये सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं डेमोन प्रोसेसेस, जो कि बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। जब सर्विस की जरूरत होती है तब ये कूद के आ जाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्क एंड एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल। इसका मैं बताता हूं। क्या इनका पर्पस रहता है, क्या, लेकिन उससे पहले प्रोसेसेस के एट्रीब्यूट्स हैं कुछ। जैसे हमने देखा कि एक तो प्रोसेस का आईडी, ये तो है ही। फिर मैंने बता दिया पेरेंट्स आईडी, ये भी प्रोसेस का एट्रीब्यूट है। उसके बाद एक नाइस नंबर होता है, ये प्रोसेस की प्रायोरिटी बताता है। ठीक है, क्योंकि लिनक्स जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करता है, तो प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस ये -20 से लेके +20 तक प्रायोरिटी होती है। दिस इज हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड दिस इज लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है भाई, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग सबको पता है कैसे काम करती है? यस और नो? यस यस सर। तो TTY इज बेसिकली द टर्मिनल। हम कौन से टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, प्रोसेस मेरा कौन से टर्मिनल पे रन हो रहा है। फिर RUID और RGID, ये यूजर आईडी है और ये ग्रुप आईडी है। ये सारे इसके प्रोसेसेस हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे अगर डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए जो टूल है, और भी टूल हम पढ़ेंगे आज, बट टॉप एक टूल होता है, सार एक टूल होता है, इसके बारे में खूब पूछते हैं वो। बट अभी हम एक डिस्प्ले करने के लिए जो लिनक्स का इनबिल्ट है वो PS है। PS की फुल फॉर्म है प्रोसेस स्टेटस। राइट, ये भी हमने कमांड रन करके देखा। ये $PS हम चलाएंगे तो ब्रीफ में कुछ इंफॉर्मेशन देगा
बट डिटेल्ड वर्जन ऑफ पीएस का अगर मुझे करना है तो मुझे कमांड देना पड़ेगा पीएस माइनस एफ। ठीक है, पीएस माइनस एफ में बहुत डिटेल में वो वर्जन प्रोवाइड करा है। देखते हैं क्या क्या और क्या क्या चीज इंफॉर्मेशन ये देता है, रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने पीएस चलाया तो इसने पीआईडी बताया, टीटीवाई बताया, टाइम और कमांड, पीएस माइनस एफ। तो इसने यूआईडी बताया, यूजर आईडी क्या है, ठीक है, पीआईडी क्या है, पीपीआईडी क्या है, इसके पेरेंट का आईडी क्या है, ये टर्मिनल कौन सा यूज कर रहे हैं, टाइम क्या है, कमांड क्या है, और ये इसकी नाइस वैल्यू है, 0 है इनकी नाइस वैल्यू। ठीक है, तो ये पीएस माइनस एफ हो गया। एक है पीएस माइनस ए, पीएस माइनस ए क्या होता है, अच्छा पीएस माइनस ई है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेसेस इन सिस्टम। पीएस माइनस ए कैपिटल ए है और पीएस माइनस ई है, और एक है पीएस माइनस ए, ऑल प्रोसेसेस नॉट एसोसिएटेड विद ए टर्मिनल। अच्छा, इसमें क्या फर्क आएगा, पीएस माइनस आर सारे रनिंग प्रोसेस दिखाएगा, पीएस माइनस ए ऑल प्रोसेसेस नॉट एसोसिएटेड विद ए टर्मिनल दिखाएगा, पीएस माइनस एफ हमने चेक कर ही लिया। ये सी जो है प्रोसेस का सीपीयू यूटिलाइजेशन है, नाइस वैल्यू नहीं है यहाँ पे, नाइस वैल्यू के लिए हमें वो सार या टॉप दिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे ये सी जो है प्रोसेस का सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना कर रहा है ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम बाकी देखते हैं, पीएस माइनस कैपिटल ए, पीएस माइनस आर, और ये क्या करते हैं। रनिंग प्रोसेस, सिर्फ रनिंग प्रोसेस तो भी पीएस माइनस आर ही चल रहा था, बाकी तो कोई प्रोसेस रन हो नहीं रहा था, तो इसने इसी प्रोसेस को दिखा दिया। ठीक है ना, यस सर। पीएस माइनस कैपिटल ए, ये जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रहे हैं उनकी भी बात देखो, ये सारे जो डेमोन प्रोसेस में बात कर रहा था ना, वो सारे प्रोसेस आ गए, डीएचसी क्लाइंट, के वर्कर, ये सारे आपके सीपीयू ब्राउजर, अपडेट मैनेजर, ये सारे डेमोन प्रोसेसेस हैं, उन सब का भी इसने जिक्र कर दिया जब मैंने पीएस माइनस ए कहा, राइट। पीएस माइनस जी, बहुत सारे और भी पॉसिबिलिटीज हैं, हम ग्रुप नेम देते तो उस ग्रुप के प्रोसेसेस आ जाएंगे। पीएस माइनस जी में हम ग्रुप आईडी देके बात कर सकते हैं, और पीएस माइनस पी प्रोसेस आईडी दे देना, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करेगा सर। ठीक है, ये कमांड एक एक करके हम रन करके देखते हैं। जैसे मैं ये बताऊं कि ग्रुप तो यहाँ पे ऐसे 1971 ही है और कुछ है, तो पीएस माइनस जी कैपिटल जी एस से 1971, तो एक ही ग्रुप है अभी यहाँ पे, तो सारे प्रोसेस मेरे ही हैं, तो इसलिए इसने दिखा दिया सब। ठीक है, और अगर कोई पर्टिकुलर देखना है, मान लिया मुझे सिर्फ ये प्रोसेस देखना है 3098 पीआईडी वाला, तो पीएस क्या था कमांड, पीएस माइनस पी है, पीएस माइनस पी, और उसके बाद में मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, मान लिया 5388 दे दिया, ये कैट कमांड है हमारा, सिर्फ उसी कमांड के बारे में ये बात करेगा, बाकी किसी कमांड की बात ये नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीआईडी दे दिया। इज इट क्लियर, क्योंकि पीएस के बारे में वो लोग पूछते हैं। ठीक है, और प्रीवियस में जाएंगे, पीएस ट्री करके एक कमांड होता है जो कि इनकी रिलेशनशिप दिखाता है, कौन सा प्रोसेस किसका पेरेंट है, किस तरह से क्या रिलेशनशिप है वो दिखाता है।
इसमें एक सिंपल PS ट्री कमांड है, उसके साथ साथ में PS ट्री माइनस यू एंड PS ट्री माइनस ए है। तो इन कमांड्स को देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। PS ट्री देखो, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन गई ना, कि अगर मैं इसमें मोर लगा दूं, देखो एक इसमें ना मोर फैसिलिटी होती है, तो मोर फैसिलिटी ये मैं पाइप लगा के बीच में मोर लगा दूंगा तो वो एक पेज पे जितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है उसको डिस्प्ले करेगा, रुक जाएगा। उसके बाद जब आप कोई की प्रेस करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये Yes, दिखा रहा है कि ये क्रोन है, ये कप्स है, फिर ये देखो इस तरह से दिखा रहा है कि इसके पेरेंट है, इसके चाइल्ड है, उस तरह की रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये डिस्प्ले हो रहा है, कंट्रोल सी से हम बाहर आए। कमांड है वो वर्ब्रोसिटी बढ़ाने के लिए है। कौन सा वाला? जो मोर कमांड अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो वर्ब्रोसिटी बढ़ाने के लिए हुआ ना। हाँ, मतलब अगर मैंने सिंपल PS ट्री दे दिया तो ये निकलता चला जाएगा, ऊपर की तो इन्फॉर्मेशन मैं देख नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, जो ऊपर भी तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकल गई ना, लेकिन जब मैं PS ट्री और साथ में मोर अप्लाई कर दूंगा, ये यहाँ पे बीच में पाइप लगाना पड़ता है। रिडायरेक्शन की बात हम करेंगे अगली क्लास में, बट यहाँ पे वो एक पेज में जितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है उसको डिस्प्ले करने के बाद रुक जाएगा, उसके बाद जब आप कोई की प्रेस करोगे तब आगे बढ़ेगा। तब ये खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ था, PS माइनस ए हमने देख लिया, PS माइनस आर देख लिया। ठीक है, डिटेल वर्जन हमने देख लिया। ठीक, अच्छा अब हम कॉमवॉल्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और किसी को आना नहीं है, जिसको आना था वो आ चुका। तो कॉमवॉल्ट के लिए मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट ये रहा। डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Yes. तो ये अभिषेक बिंद्रा है, CSCA के, जो कॉमवॉल्ट में सेलेक्ट हुए हैं। तो बेसिकली कॉमवॉल्ट जो है ना, ये एक डेटा प्रोटेक्शन कंपनी है। इनका जो काम है वो एक एपीआई इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री एक्स है, वो कॉमवॉल्ट के पास आई, वो कहेगी कि भाई मेरा जो डेटा है वो बड़ा प्रीशियस है, इसको सिक्योर करो। तो ये क्या करेंगे? ठीक है, उसके लिए बैकअप, रिस्टोर, और कोई फेलियर हो जाए तो रिट्रीवल, और कोई दूसरा बंदा इसको ऑथेंटिसिटी इसकी, वो सारी सर्विसेज इनकी रहती हैं। ठीक है ना, क्योंकि आज की तारीख में पैसे से ज्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है। डेटा इज मनी। तो इनका काम समझ में आ गया आपको, डेटा प्रोटेक्शन है। तो और उसके साथ ये क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जितने भी डेवऑप्स वाले रोल है ना, उसमें यही वाला, जैसे मैंने बताया भी था आपको, क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाला रोल ही आता है। मतलब हम इस कंपनी ने अपनी सर्विसेज आउटसोर्स कर दी कॉमवॉल्ट को, कि भाई ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि मेरा डेटा सिक्योर रहे, और जब मुझे जरूरत पड़े मिल जाए, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो रिट्रीव हो जाए, और अनऑथराइज हाथों में ना पहुंचे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी और नेटवर्किंग का भी। और इसमें खास तौर पे कॉमवॉल्ट में एक टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि बहुत रिलेवेंट हो जाता है, जिसको हम इतना ध्यान से पढ़ते भी नहीं है, वो है फाइल सिस्टम। ये आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 4th यूनिट है। CSC के हैं स्टूडेंट यहाँ पे या IT के? यस सर। IT का कौन है, नाम बताओ। CSC सर। IT का कोई है? कोई नहीं है। CSC में कौन है? मेहरदीप। तो मेहरदीप, आपकी 4th यूनिट चल रही होगी ना अभी, या खत्म हो गई? सर स्टार्ट होनी है।
फोर्थ यूनिट स्टार्ट होनी है अभी आपकी। तो यही बात है ना, देखो इसको ये फाइल सिस्टम को लास्ट में रख के चलते हैं क्योंकि हाँ, खत्म हो चुकी है। अच्छा आपकी CSC A CSC B में फर्क होगा ना? नहीं, CSC A में खत्म हो चुकी है। अच्छा यूनिट इसको 3 पता। के कुछ पार्ट बचे हैं। अच्छा तो उसमें मुझे फिर मतलब बच्चे आने का मुश्किल हो जाते हैं लास्ट में, और फाइल सिस्टम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं माना जाता। बाकी कंपनीज के साथ के हिसाब से ट्रू भी है, बाकी कंपनीज इतना फोकस फाइल सिस्टम पे नहीं करती, बट जो ये कंपनी है कॉमवॉल्ट, इसमें फाइल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट राउंड्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो बात कर लेते हैं। तो पहला आपका आएगा, कहाँ चले गया, दोबारा यहाँ आ गया, यहाँ पे आया, ठीक है। पहला राउंड जो है आपका वो एक ऑनलाइन टेस्ट है, टेक्निकल है। इसमें DS एल्गो प्लस एप्टीट्यूड प्लस CS कोर। CS कोर की इंपॉर्टेंस बच्चों आज की तारीख में बढ़ती जा रही है। OS, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, इस सब की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो DS एल्गो है, वो बहुत टफ लेवल पे नहीं पूछते उतना, बट एक लेवल तो आपका चाहिए। उसके साथ में OS, DBMS एंड CM, ये अगर आपको नॉलेज है, 75 मिनट का एक टेस्ट होगा, उसको आपने क्लियर कर लिया तो सबसे ये जो यूनिक राउंड है इनका, ये राउंड कहीं नहीं है, वो है 6 to 7 आवर्स एक लॉन्ग कोडिंग राउंड। इस लॉन्ग कोडिंग राउंड में ये जो करते हैं, ये बेसिकली आपको कहेंगे कि एक भैया हो सकता है फाइल सिस्टम बना के दिखाओगे, वर्चुअल फाइल सिस्टम। ठीक है, अच्छा इसमें जो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो और कंपनीज में इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, वो है सिस्टम डिजाइन की। हालांकि कुछ और कंपनीज भी हैं जहां पे इसकी जरूरत पड़ती है। और लो लेवल सिस्टम डिजाइन, एक तो हाई लेवल सिस्टम डिजाइन है, ऊपर ऊपर हवा में बात कर रही। स्क्रीन शेयर फ्रीज है स्क्रीन शेयर नहीं होगी सर, हो तो रही पर फ्रीज है, मतलब अगर आप कुछ लिख रहे हो और स्क्रॉल करा नीचे तो वो कि कॉमवॉल्ट वाला दिख रहा है? बस ऊपर का वो जो हेडिंग तक दिख रहा है। सर कॉमवॉल्ट दिख रहा है, पर अनंत कहना चाह रहा है कि पॉइंट नंबर 2 पे अभी स्टक है, पॉइंट नंबर 2 के नीचे नहीं दिख रहा है कुछ के नीचे जा नहीं और रही। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो मैंने लिखा वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? सर, कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड रुको, दोबारा देखते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ कुछ अटक गया क्या मेरा माउस? अब ये चल ही नहीं रहा उस हिसाब से, इस पे अटक गया। अच्छा यहाँ पे मैं आया, एक बार दोबारा स्टॉप शेयर करके दोबारा से करता हूँ। अब स्टॉप हो गया और स्क्रीन ही मैंने शेयर, यहाँ स्क्रीन आ गई, इससे मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब देखना जरा अब क्या बनती है बात। अब देखना मेरी स्क्रीन नीचे स्क्रॉल हुई अब? यस सर। हाँ जी Yes, सर। sir, हो गया। हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये लॉन्ग कोडिंग राउंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें आपको बाकी कंपनीज में नहीं होता। ये कुछ और इस तरह की कंपनी है बट कम है। सिस्टम डिजाइन, और सिस्टम डिजाइन में भी एक हाई लेवल सिस्टम डिजाइन होता है, एक लो लेवल सिस्टम डिजाइन होता है। हाई लेवल सिस्टम डिजाइन में तो ऊपर ऊपर से बातें करके निकल जाएंगे। मान लिया आपको कहा कि भाई ये जोमेटो के लिए कुछ बनाना है आपको सिस्टम, तो आप बता देंगे कि ये यूजर के लिए इंटरफेस होगा, ये लॉगिन होगा, यहाँ पे ये प्राइसेस दे देंगे, यहाँ पे वो क्लिक करेगा तो ये हो जाएगा। लेकिन जब आप लो लेवल सिस्टम डिजाइन की बात करेंगे तो फिर आपको सारी चीजें डिटेल में बतानी पड़ेगी। और जब आप इम्प्लीमेंटेशन, आपको टाइम भी दे दिया 6-7 घंटे, ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको फिर लो लेवल सिस्टम डिजाइन पे जाके उसके बाद ही आप फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें DS एल्गो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आना चाहिए। और क्योंकि अगर फाइल सिस्टम ही मैं कहूँ, फाइल सिस्टम की थ्योरेटिकल नॉलेज आपको है तो उससे तो काम नहीं चलने वाला ना। इसको इम्प्लीमेंट अगर करना है, मान लिया मैं कहूँ कि डायरेक्टरी मेरी ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी है ना, तो ठीक है,
तो बनाओ भाई ट्री, किस तरह से मेंटेन होगी, किस तरह से एक पाथ अगर किसी फाइल तक पहुंचना है तो किस तरह से ट्रेवर्स होगी, यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स, है ना। और अगर मैं आईनोड की बात कर रहा था कल, आईनोड मेंटेन करना है किसी फाइल के लिए ताकि हम उसके ब्लॉक्स, वो किस तरह से बनेगा, आपकी लिंक लिस्ट किस तरह से बनेगी, जो हमने इनडायरेक्शन की बात की, तो यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। तीसरा जो है आपका टेक्निकल इंटरव्यू है। टेक्निकल इंटरव्यू में भी आपकी ओएस पूछते हैं, रूट्स पूछते हैं, डीएसएल को पूछते हैं, सिस्टम डिजाइन पूछते हैं। हो सकता है जो आपने कोडिंग राउंड में यहाँ पे काम किया हो उसकी स्ट्रेटजी और क्यों आपने ऐसा किया और किस लिए किया और किस तरह से किया, वो सारा डिस्कशन यहाँ पे होता है। राइट, एम आई क्लियर? यस सर। तो 75 मिनट्स का है, गीक सक्सेस प्लेटफॉर्म पे होता है। एप्टीट्यूड, CS कोर, पाइथन फॉर SDET एंड C++ जावा फॉर SD। दो प्रोफाइल इसके अंदर होते हैं, SDET एंड SDE, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो ये वाला जो रोल है इसमें थोड़ा सा आसान रहता है, दिस इज रिलेटिवली इजी, ये मैंने देखा है मतलब। बट ये मैं आपको फुल DDS एल्गो पे पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। The difficulty of the question was more than average. One with a proper grasp of the fundamental could solve them with little difficulty. For SD profile, the coding section was medium to difficult level. Through knowledge and practice of data structure algorithm will be great help in clearing this round. You can practice coding questions, beat code, geeks for geeks. ठीक है। ये जो कोडिंग राउंड है SD प्रोफाइल के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत टफ राउंड है, आसान नहीं है, क्योंकि आपको पूरा पर इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा कि हमने ये अचीव कर लिया, ये बना लिया यार, कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट बना लिया, या उसका पार्ट पूरा बन भी नहीं पाया तो एटलीस्ट वी आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन एंड वी कुड इम्प्लीमेंट से 60% ऑफ इट। थोड़ा और टाइम मिल जाता है, 1-2 दिन मिल जाए तो वी कैन क्रिएट ए कंप्लीट फाइल सिस्टम, है ना। इनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया, एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन दे दिया टू कोड आउट आवर सॉल्यूशन, पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया और शॉर्ट ग्रुप्स बना दिए। हर किसी को एक मेंटर भी दिया है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नहीं कि मेंटर नहीं है, ईच वाज असाइन्ड ए मेंटर। वी हैड टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट इंडिविजुअली। फर्स्ट वी नीड टू कम अप विद अ डिजाइन टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा, मान लिया 4 ग्रुप बना, 4 लोगों का एक ग्रुप बनाया, ग्रुप 1 है, इसमें 4 लोग हैं, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मान लिया 3 है, तो हो सकता है इनमें मॉड्यूल डिवाइड कर दे मेंटर कि भाई आप ये मॉड्यूल क्रिएट करो, आप ये मॉड्यूल क्रिएट करो, आप ये मॉड्यूल क्रिएट करो। सिस्टम डिजाइन आपस में डिस्कस करके, मेंटर के साथ डिस्कस करके, यू विल कम आउट विद ए सिस्टम डिजाइन। उसके बाद जो मॉड्यूल्स उसके अंदर बनेंगे उन मॉड्यूल्स को डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और बॉयलर प्लेट कोड आपको दिया जाता है, उसको आपको फिर ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द स्क्रैच, क्योंकि ये जो फाइल सिस्टम डिजाइनिंग है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, मतलब फाइल सिस्टम एक दिन में बनने वाला काम नहीं है। तो इसके लिए आपको बॉयलर प्लेट कोड भी दिया जाता है ताकि आप उसमें जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको आप ठीक करके, दूर करके, या कुछ एडिशन करना है, कुछ नई चीज, नया फंक्शन बनाना है, वो सब बना के यू कैन डू दिस। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो इनको दिया था, वर्चुअल फाइल सिस्टम बना रहे थे जिसमें कि क्रिएट ए फाइल, अपेंड ए फाइल, डिलीट ए फाइल, रिनेम ए फाइल, लिंक ए फाइल, मूव ए फाइल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक्चुअली ये सारी सिस्टम कॉल्स हैं, है ना। ये यूजर को इंटरफेस ओएस से करती है, यूजर यहाँ पे है, ओएस यहाँ पे है, तो यूजर और फाइल सिस्टम का जो इंटरफेस है वो इन सिस्टम कॉल्स के थ्रू। तो ये सिस्टम कॉल्स ही बेसिकली आपको एक तरह से डिजाइन करनी थी, और इनकी इंटरेक्शन कैसे होगी वो सब डिजाइन करना। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। फिर उन्होंने कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, बुक्स दी हुई हैं और राउंड्स दिए। एनी डाउट्स? घबरा गए सब?
सर वो एप्टीट्यूड वाले का कोई है आइडिया? जैसे हमारा हम लोगों का डीएसएल को पे इतना अच्छा होल्ड नहीं होगा, जो मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि इतना अच्छा होल्ड नहीं है जितना बाकी जो सिर्फ डीएसएल को कर रहे हैं। नहीं देखो, डीएसएल को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो है आजकल ना। एडब्ल्यूएस में भी एक आध क्वेश्चन वो करा, हालांकि उसमें बहुत डीप में नहीं जाते, वो पैटर्न वैटर्न ही बनवा लेते हैं, तो कई बार वो बना सर एक लेते सीनियर बता रही थी कि मतलब उसके सारे राउंड हो गए थे, पर फिर वो कोडिंग पूछ ली हैं। हाँ जो उसकी तैयारी थी नहीं। नहीं, थोड़ी भाई एक लेवल तक आपको कोडिंग की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो एक चीज बताओ ना, मतलब आप शेल प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, शेल स्क्रिप्ट लिख रहे हो, उसमें भी प्रोग्रामिंग ही आएगी ना। Yes, या फाइल सिस्टम आप बना रहे हो, बैकअप रिकवरी के लिए कुछ बना रहे हो, तो उसमें प्रोग्रामिंग तो देखो इन कंपनीज में पूछी जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सर कम पूछी जाती है सर तो AWS के लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस करके रख लेना। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस बिल्कुल करके रखो। मैंने ना एक्चुअली पूरे इस प्रोग्रामिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, मैं आपके साथ डिस्कस करूं अभी। एक सेकंड रुको, मैं एक सिलेबस लेके आता हूँ आप लोगों के साथ। तो सिलेबस मेरा कहाँ पड़ा होगा? तो आज वाले पीडीएफ भी शेयर है या अभी आप डालोगे? नहीं, ये तो शेयर है ना आज वाली पीडीएफ, उस पिछले वाले में ही है। ओके पिछले वाले, पिछली क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग डाली थी आपकी। एक मिनट। सर जैसे ये जो कॉमवोल्ट वाली आपने बताई है, हाँ में जो डीएसए है, एक तो हमने बेसिकली मतलब पहले बेसिक्स पढ़ लिए सारे डीएसए के। हाँ उसके बाद जो इसमें प्रोग्रामिंग है वो एक मतलब एक तरह की ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है कि हाँ भी हमें जो आपने बोला कि फाइल सिस्टम क्रिएट करना है, तो हम अपने पूरे डीएसए को उसी तरह से पढ़ें कि फाइल सिस्टम क्रिएशन पे एक ओवरऑल जैसे अमेज़न के लिए पढ़ते हैं। नहीं, नॉट नेसेसरली कि फाइल सिस्टम ही रहे, बट रहेगा उसी तरह से, है ना। इसमें कुछ देखो, मैं दिखाऊं, इसमें कुछ उसने लिखा हुआ है, प्रैक्टिस बाय थिंकिंग रियल लाइफ सिस्टम्स लाइक सोशल मीडिया, फूड ऑर्डरिंग, पार्किंग सिस्टम, इस तरह के भी पूछ लेते हैं कई बार। मतलब अमेजोन में क्या है, अमेजोन में तो वो लीड कोड वाली प्रॉब्लम्स और उस तरह की प्रॉब्लम्स पूछेंगे, राइट। यहाँ पे इनका फोकस सिस्टम डिजाइन पे, पूरा सिस्टम डिजाइन कराने पे रहेगा, वहां पे इंडिविजुअल क्वेश्चंस पे फोकस है, जैसे जिसमें कि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें कि फाइल सिस्टम या फाइल्स बैकअप रिकवरी ये सब चीजें आती हैं। मतलब सर जैसे अगर हम इसमें ट्राई करने से आनंद बोल रहा है कि हाँ में से एक दो जने जिनका मतलब डीएसए पे इतना अच्छा होल्ड नहीं है, हाँ, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि बेसिक पढ़ के हम वो फाइल सिस्टम क्रिएशन को अलग से पढ़ लें पूरी तरह से, राइट। चांस बन सकता है। और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स सोशल मीडिया में किस तरह का, आप एक तो डीबीएमएस भी आना चाहिए फिर इसके लिए, है ना। तो सर AWS के लिए भी लिट कोड जैसी प्रॉब्लम पूछते हैं? नहीं, मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको, एक सेकंड मुझे दो जरा टाइम। अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है ना? नो सर, नो सर। अब मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। तो मैंने ना इनको डीएसएल को कई पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो मुझे लगता है कि लेवल 0 जिसमें आपका कीवर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, डेटा टाइप्स, डिसीजन स्ट्रक्चर, लूप्स, पैटर्न्स, एरे स्ट्रिंग्स, बेसिक फंक्शन, पास बाय वैल्यू, स्ट्रक्चर एंड यूनियन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, तो ये एक लेवल है। अगले लेवल में पॉइंटर्स हैं, एरे एंड स्ट्रिंग्स हैं, रिकर्शन है, लिंक लिस्ट है, स्टैक, क्यूज, बाइनरी ट्री, ग्राफ्स। यहां तक का अगर आप कर लेते हैं लेवल 1 तक,
तो मुझे लगता है कि यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द AWS। बल्कि और जो TCS वगैरह है वो तो यहीं तक पूछती हैं, मतलब लेवल 0 तक, बट उनके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में पॉइंटर्स एरे, मतलब लेवल 0 लेवल 1 आप कर लो तो जितनी मास कंप्यूटर कंपनीज हैं और जितनी ये डेवऑप्स वाली कंपनीज हैं उनके लिए सफिशिएंट है। लेवल 2 में जेनरिक ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, हैश मैप, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी अप्रोच, बैकट्रैकिंग, फाइल हैंडलिंग, ग्राफ एडवांस्ड, ये मेरा फिर लेवल 2 हो गया। लेवल 3 पे फिर मोर एडवांस्ड प्रॉब्लम्स ऑन पैटर्न्स, एरेज एंड स्ट्रिंग्स, रिकर्शन, टेक्स्ट क्यू, इसमें तो जितनी प्रैक्टिस आप करते रहो। लेवल 4 तो रिवीजन है। 5 लेवल में अगर इस तरह से डिवाइड करें तो लेवल 1 तक अगर आपने कर लिया, लेवल 0 एंड लेवल 1, ठीक है, यहां तक तो करना पड़ेगा। ओके सर लैंग्वेज तो कोई सी भी रह सकती है ना? मतलब C++, पाइथन, जावा, तीन हाँ ठीक है, ठीक। 90% कंपनीज तीनों पूछती हैं अभी, बट कुछ कंपनीज हैं जो नहीं पूछती। सर तो- सी चल जाएगी सी? नहीं, सी देखो, सी का एडवांटेज है कहाँ पे, जहां पे मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, लेकिन कुछ जैसे मान लिया फाइल सिस्टम ही बनाना है, तो आप अगर क्लास ऊप्स का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो आसान हो जाएंगी चीजें ना। तो C++ इज ओके, क्योंकि C++ के अंदर सी तो है ही, ये सी Yes, है, sir. ये सी है और ये C++ है। कॉल बाय रेफरेंस की चीजें आ जाएगी ना, तो उस हाँ, चीज में दिक्कत हाँ, तो पॉइंटर्स का जो रोल है वो यहाँ पे आ जाता है। जावा में वो दिक्कत रहती है, तो आउटपुट मतलब मेरी प्रेफरेंस तो C++ रहेगी। अगर मुझे कोई कहे कि 3 लैंग्वेज में से कौन सी बच्चे को तैयार करनी चाहिए, बट वही है कि वेब डेवलपमेंट में फिर वो जावा वाला रोल प्ले आ जाता है, और AI/ML में जाना है तो फिर आपको पाइथन पे जाना पड़ेगा। तो अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर वेब वाला छोड़ दें, सिर्फ C++ या जावा में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। जावा में पॉइंटर्स वाला रोल, पॉइंटर्स अलग से पढ़ लो फिर अगर जावा में कर रहे हो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। सर इसमें एक चीज, कॉमवर्ल्ड के लिए हमें लेवल 2 तक करना पड़ेगा फिर, आप जैसे नहीं, लेवल 1 तक हो जाएगा काम, लेवल 1 तक हो जाएगा। क्योंकि ट्रीज और ग्राफ्स आ गए ना इसके अंदर, बाइनरी ट्री आ गया, ग्राफ भी आ गए, क्यूज भी आ गए, अगर कुछ इस तरह से बनानी है तो लिंक लिस्ट भी आ गई। सर वो कौन सी कंपनी होती है जो लेवल 3 तक मांगती है? नहीं, वो तो फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबे। एडोबे भी, हाँ एडोबे में भी, अच्छा एडोबे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये कोर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडोबे में। हालांकि अनफॉर्चुनेटली अभी वो ओनली फॉर गर्ल्स आती है हमारे यहाँ, और बट कोर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। DSL को तो खैर है ही, नो डाउट, बड़े लंबे लंबे इंटरव्यू चलते हैं इनके भी DSL को। ठीक है, 3-4 मिनट का ब्रेक लेके फिर शुरू करते हैं, आगे जितना प्रोसेस का बचा है उसको करते हैं खत्म फिर। तो फॉर्क सिस्टम कॉल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा। कहाँ गया इसका वो टूल बॉक्स? ये है नीचे, और उसका ये है फॉर्क। ये सिस्टम कॉल जो है पेरेंट के अंदर जब कॉल होती है तो उसका एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करती है। पेरेंट कॉल्स फॉर्क, a child process is created. अगर ये सक्सेसफुल है, इफ सक्सेसफुल, अच्छा, जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा इसका PID डिफरेंट होगा। इट रिटर्न्स PID ऑफ द चाइल्ड, ओके, एंड इफ फेल्स रिटर्न्स -1। ठीक है, और ये
क्या करेगा, जब पेरेंट की कॉपी जनरेट हो जाएगी, एक कॉपी ऑफ द पेरेंट इज जनरेटेड, जो पेरेंट का कोड है वही कोड इसका हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से लेके समझा देंगे, जो कि बन जाता है चाइल्ड प्रोसेस, विच बिकम्स चाइल्ड प्रोसेस। Am I clear? समझ में आया? यस एक प्रोग्राम का एग्जांपल ले लेंगे तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी, बट अभी जो मैं मोटी मोटी चीज बता रहा हूं उसको सुन लो। पहले तो चाइल्ड का अपना पीआईडी होगा, चाइल्ड हैज इट्स ओन पीआईडी। ठीक है, पेरेंट का पीआईडी और पीपीआईडी ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड विल बी डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है। तीसरा, प्रोसेस ने अगर कुछ लिमिट सेट की हुई है इसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस प्रोसेस के लिए, तो उनको रीसेट कर देता है। कुछ फाइल के ऊपर लॉक्स लगे हुए हैं, फाइल लॉक्स आर रीसेट। सिस्टम लिमिट्स आर रीसेट। नया प्रोसेस एक तरह से नया बन गया ना, तो जो अगर कुछ लिमिट लगी हुई है तो वो रीसेट हो जाएंगे। सिस्टम लिमिट्स आर रीसेट। ठीक है, अच्छा, अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं और क्या होगा, जरा इसको आपको बता सोचना। एक प्रोग्राम लेते हैं, इंट मेन वर्ड printf hello /n, then fork, then printf by /n, और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। रिटर्न 0। What will be the output of this question or this program? सर 2 बार हेलो प्रिंट जाएगा मेरे ख्याल से, हेलो 2 बार प्रिंट होगा, और बाई और बाय एक ही बार होगा। बाई एक ही बार होगा। ऐसा क्यों? सर क्योंकि जब नहीं दोनों, अच्छा ये पूरा एक ही पेरेंट प्रोग्राम है ना, तो अगर फोर्क बीच में आ जाएगा तो पूरे प्रोग्राम की कॉपी बनेगी, तो 2 बार दोनों चीज प्रिंट होंगी। नहीं, फिर हेलो एक बार प्रिंट होगा और बाई 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, क्यों? ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद आपने फॉर कॉल किया, जब इसकी कॉपी बनेगी तो वो यहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी। समझ रहे हो? क्योंकि इसी की तो कॉपी है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी, तो जो पेरेंट चलेगा वो भी यहां से चलेगा और जो चाइल्ड चलेगा वो भी यहां से चलेगा। तो ये कमांड जो है ये 2 बार एग्जीक्यूट होगा। सर पेरेंट क्या हुआ यहाँ पर? पेरेंट, हाँ, पेरेंट क्या है यहाँ पर? पेरेंट देखो, ये प्रोसेस आपने कोई फाइल बनाई, ये मान लिया इसका a.c नाम, सपोज द नेम ऑफ दिस फाइल इज a.c। आपने इसको कंपाइल कर लिया जीसीसी करके, a.o बन गया, आपकी exe फाइल बन गई। जब आप यहाँ पे .a.out करके लिखते हो, जो रिसेंटली exe फाइल बनी है, लिनक्स में करते हैं ना आप लोग कंपाइल, सी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं लिनक्स में? यस सर करिए। हाँ, तो ये करके देखना, इस प्रोग्राम को चला के देखना। तो इससे क्या होगा, ये प्रोसेस क्रिएट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो पेरेंट प्रोसेस होगा, राइट? यहाँ पे एक पीआईडी पेरेंट प्रोसेस मान लिया, उसका पीआईडी 234 है। अब उसके साथ ये कोड एसोसिएट है, अब उसने पहले ये लाइन एग्जीक्यूट की पेरेंट ने,
पेरेंट ने एग्जीक्यूट की ये लाइन हेलो, तो हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद अगली इंस्ट्रक्शन आई, उसने कहा फॉर, यहाँ पे इसने कहा भाई एक और क्रिएट करना है। सिस्टम कॉल ने एक और इसका प्रोसेस बना दिया, उसका पीआईडी मान लिया 379 है। ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, इसने हेलो प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये चाइल्ड क्रिएट किया, समझ रहे हो ना। अब चाइल्ड चूंकि पेरेंट की कॉपी है, तो जो इंस्ट्रक्शन पेरेंट एग्जीक्यूट कर चुका वो दोबारा तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा चाइल्ड, हाँ उससे आगे जितना पोर्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड बाई प्रिंट करेगा, उसके बाद रिटर्न करेगा। रिटर्न करके कहाँ आएगा, पेरेंट के पास, और रिटर्न करके आएगा यहाँ पे। तो बाई दोबारा पेरेंट बाई दोबारा प्रिंट करेगा। तो हेलो एक बार प्रिंट होगा और बाई 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, यस और नो? यस सर, यस सर। अच्छा, अब एक चीज और देखो, अगर मैं ये कहूं यहां पे एक फॉर्क और लगा दिया, अब बताओ अब क्या होगा? सर हेलो एक बार और बाय 4 बार, हेलो एक बार और बाय बाय 4 बार। 4 बार। 4 बार का क्या लॉजिक है? पेरेंट सर आया, यस सर, पेरेंट ने एक तो पेरेंट करेगा, फिर एक ये फॉर्क, एक पहला चाइल्ड क्रिएट हुआ है इसका, ठीक है। उसके बाद ये चाइल्ड एग्जीक्यूट करेगा, ये C11। ये चूंकि जब यहाँ पे कॉपी क्रिएट हुई तो ये दो स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो चुके, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो चाइल्ड यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। ये इसका चाइल्ड एक क्रिएट होगा, ठीक है, और ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट यहाँ पे करेगा और रिटर्न करेगा। इसने प्रिंट किया और यहाँ पे रिटर्न किया, बाई प्रिंट किया, मतलब बी लिख देते हैं इसको। अब ये इसके दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं, ये तीनों, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये एक प्रिंट बाई यहाँ पे होगा, एक बाई यहाँ पे होगा। उसके बाद ये वापस आएगा, है ना, यहाँ पे वापस आया। समझ रहे हो आप, रिकर्शन की तरह से काम कर रहा है कुछ हद तक, एक तरह से। अब उसके बाद इस वाले पेरेंट का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अभी ये स्टेटमेंट इसका बचा हुआ है, यहाँ पे इसने एक चाइल्ड 2 क्रिएट किया, ठीक। चाइल्ड 2 क्रिएट एग्जीक्यूशन शुरू करेगा यहाँ से, तो इसने यहाँ पे बाई प्रिंट किया और रिटर्न किया। अब पेरेंट के ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया, पेरेंट का ये वाला स्टेटमेंट बचा हुआ है, तो ये प्रिंट करेगा बस 4 बार। हेलो एक बार प्रिंट होगा, बाई 4 बार प्रिंट होगा। ठीक है भाई? ओके सर। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि चाइल्ड पेरेंट के ही कोड की कॉपी बना रहा है। अगर मुझे कुछ ऐसा चाइल्ड चाहिए जो कुछ और काम करे, फादर अगर इंजीनियर है तो बेटे को डॉक्टर बनाना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिस्टम कॉल है exec, execv, execl। तो उसमें हम ना यहाँ पे जो हम फाइल एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम आ जाता है, execl, execv। कई सारे वर्जन है, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक का एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो पूरा सिस्टम कॉल का execl, execv और execl, बहुत सारे, थोड़ा छोटा सा माइनर डिफरेंस है इनके अंदर। बट मेजर पॉइंट ये है कि एक नया प्रोसेस हमने कॉल किया, ठीक है। कैसे कॉल किया, इसमें हमें आर्गुमेंट देने पड़ते हैं, execv ये है, इसके बाद argv1,
और एंड argv1। आप लोगों ने किसी ने कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम लिखा है यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट्स? पता है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? सर सर NS3 पर लिख रहा है आजकल। argc argv नहीं, NS3 में तो शेल स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे होगे ना आप, TCL। तभी तो बोल रहे हैं सर, वही करा है सर, नॉर्मल वाला नहीं करा है। सी में बेसिकली मुझे क्या बनाना है, मुझे अभी आप क्या कहते हो कि इनपुट जो है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है उस टाइम पे इनपुट लेते हो, लेकिन मान लो ये प्रोग्राम है आपका सीपी कॉपी करने का, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, एक सोर्स फाइल और एक डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है? तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हैं। अगर मुझे इस तरह की एक्सी फाइल बनानी है जो कि कुछ कमांड लाइन पे भी आर्गुमेंट में दे सकूं, एक तरीका तो यह है भाई आप कहो इनपुट द सोर्स फाइल, आपका प्रोग्राम लिखे इनपुट सोर्स फाइल, फिर यूजर नाम दे उसका, फिर आप लिखो इनपुट डेस्टिनेशन फाइल, फिर यूजर नाम दे। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने कमांड का एग्जीक्यूशन दे रहा हूं प्रोग्राम का, तभी फिर मैं यहाँ पे कमांड दे सकूं। इनको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। और उसमें सी में argc होता है, ये बोलते हैं आर्गुमेंट काउंट। और ये है आर्गुमेंट एरे को पॉइंट करता है। दिस इज ए पॉइंटर टू आर्गुमेंट एरे। तो वही वाली चीज हमने argv यहाँ पे यूज की है। यहाँ पे जो प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है, मान लिया मेरी फाइल a.exe रन हो रही है, मेरा मेन प्रोग्राम पेरेंट प्रोग्राम ये है। पेरेंट के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस कंडीशन पे जाके कोई b.exe फाइल रन हो जाए, तो मैं अगर फॉर्क करूंगा तो a.exe को एग्जीक्यूट करेगा फॉर्क। तो यहाँ पे मुझे फॉर्क यूज नहीं करना, मुझे execd यूज करना, और जो फाइल में रन करना चाहता हूँ उसके करस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। उस तरह से वो नया प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर एक डिफरेंट कोड, ऑल टुगेदर डिफरेंट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये मेरा फोर्क और एग्जीक्यूट का सिस्टम है। अब मैं आगे चलता हूं। फॉर्क एग्जीक्यूट मैकेनिज्म इज यूज्ड टू ऑल यूनिक्स प्रोसेसेस। तो जो पहला प्रोसेस इनिट है वो भी फॉर्क करता है और एक नया इनिट बना लेता है। ठीक है, ये इसी की कॉपी बन गई। इसका पीआईडी 1 होता है, इसका पीआईडी कुछ नया जनरेट होगा। तो सबसे पहले बूटिंग टाइम पे जो इनिट बना उसका इनिट जो है उसका पीआईडी 1 होगा हमेशा। अच्छा, उसके बाद फिर अब नया एक प्रोसेस, खाली इनिट से तो काम नहीं चलना, नए प्रोसेस बनाने हैं, तो हमने एग्जीक्यूट किया, exec सिस्टम कॉल यूज किया, execl करें, execv करें, कोई भी करें। तो उसमें मान लिया मुझे get tty है, तो मैं यहाँ पे पैरामीटर में get tty का कमांड दे दूंगा, तो वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके अंदर हमने फिर दोबारा एग्जीक्यूट कॉल किया जिससे कि लॉगिन स्क्रीन आ गई मेरी। उसके अंदर फिर मैंने शेल का करस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूट कॉल किया तो शेल आ गया। अब मैंने फॉर्क कर लिया तो मेरे 2 शेल बन गए सिमिलर। यहाँ पे मुझे फॉर्क की जरूरत पड़ेगी, कहाँ execl की जरूरत पड़ेगी, ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। समझ में आया दोनों में फर्क भाई? आगे चलें। जी सर। ओके, अब बेसिकली ये जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है ये बड़ी, अब ये P1 प्रोसेस है, इसने 2 चाइल्ड क्रिएट किए C1 एंड C2। अब मान लिया ऑपरेटिंग सिस्टम ने किल कमांड दे दिया और किल कमांड देके इस प्रोसेस को किल कर दिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो किल नहीं हुए, इनका क्या होगा, ये प्रोसेस बन जाएंगे ऑर्फन प्रोसेस। ठीक है, ओके सर। तो इनका पेरेंट कौन होगा? जिसका कोई नहीं Init. उसका तो खुदा है यार। तो इसको सीधे सीधे हम इनिट से कनेक्ट कर देंगे। मान लिया ये हमारी वो चल रही है इनिट, और यहाँ पे कुछ है हायरार्की लाइक दिस, यहाँ पे P1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये किल हो गया समाओ,
ये सीधे C1 भी यहाँ से लिंक हो जाएगा और C2 भी इससे लिंक हो जाएगा, बिकॉज दीज आर नाउ ऑर्फन प्रोसेसेस। ठीक है, अच्छा, फिर एक जॉम्बी प्रोसेसेस होते हैं। जॉम्बी प्रोसेसेस कैसे होते हैं कि हमने मान लिया सस्पेंड कर दिया, किल कर दिया, मान लिया हमने किल कर दिया, उसके बावजूद भी प्रोसेस कुछ देर तक रहता है आपकी प्रोसेस टेबल में। ओके, इवन आफ्टर वी किल्ड द प्रोसेस। ये प्रोसेस टेबल में जेड स्टेट में रहता है, जॉम्बी में जेड स्टेट में रहता है। इसको बोलते हैं हम जॉम्बी प्रोसेस या डिस्पंक्ट प्रोसेस। ओके, तो अगर कहीं आपकी देख रहे हैं आपको जॉम्बी दिख रहा है जेड स्टेट में, तो इसका मतलब ये डिस्पंक्ट प्रोसेस है, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑर्फन और जॉम्बी का फंडा क्लियर हो गया? चलिए, मेमोरी हमारी फिर भी ले रहा होता है? नहीं, मेमोरी इन द सेंस मेमोरी तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन प्रोसेस टेबल की मेमोरी लेगा। प्रोसेस टेबल में जो एंट्री है ना, वहां पे तो मेमोरी लेगा ना ये। और तो सर इसको टर्मिनेट कैसे करेंगे फिर? ये अपने आप ही हो जाएगा टाइम के साथ। प्रोसेस टेबल जब अपडेट करेगा ना ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ प्रोसेस टेबल हर समय अपडेट नहीं करता ना, पीरियडिकली अपडेट करता है। यस सर। तो जब अपडेट करेगा अगले इटरेशन में, तो उस टाइम पे जितने जॉम्बी प्रोसेस उनको हटा देगा, उनका काम तो कुछ है नहीं। ओके सर। तो व्हेन यू सी वन ऑफ योर प्रोसेस इज ईटिंग टू मच सिस्टम रिसोर्सेस, ये यहाँ पे आता है। जो रोल आपका रहेगा वहां पे यही होगा कि भाई यूजर कहेगा या सिस्टम्स परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, वो ये कहेगा यार तुमने क्या घटिया सा सिस्टम मुझे दिया है। आप मान लिया उसने वर्चुअलाइजेशन लिया सर्वर, मान लिया उसने कहा कि भाई मुझे i7 चाहिए, है ना, लिनक्स बेस्ड। कहेगा परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही, तुम बात कर रहे हो कि मेरी 16 GB रैम तुमने मुझे दी है, प्रोविजन की है, तो मेरे लिए i7 है और फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू, आपके पास पूरा एक्सेस है उसके सिस्टम का, तो उस केस में आप टूल्स यूज करेंगे। इसमें एक टॉप टूल है, एक सार है, सिस्टम एक्टिविटी रिपोर्ट। पीएस हमने पढ़ा कमांड, पीएस कमांड इतना यूजफुल नहीं है, ये डिटेल में जाते हैं टॉप और सार। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा ऐसा प्रोसेस है विच इज ईटिंग टू मच रिसोर्सेस। ठीक है, अब दो काम आप इसमें कर सकते हो। अगर कोई प्रोसेस तो बहुत रिसोर्स खा रहा है, तो एक तो आप उसको स्टॉप कर दो, दूसरा उसकी प्रायोरिटी कम कर दो या इसको इंटरप्ट कर दो। उसकी आप प्रायोरिटी लेस, नाइस वैल्यू अगर -20 है तो उसको 0 कर दो, या फिर उससे भी काम नहीं चल रहा तो +20 कर दो। समझ रहे हो? जब प्रायोरिटी कम हो जाएगी, अपने आप इसको सीपीयू वगैरह कम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग हमारी उस तरह से है। तो इसका पता कैसे लगे, ट्रबल शूटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा प्रोसेस मेरा ट्रबल शूट मतलब प्रॉब्लमेटिक है और किस तरह से है। तो उसके लिए जो एक टूल है उसको हम बोलते हैं टॉप कमांड, टॉप। ठीक है, ये सेमी इंटरेक्टिव टूल है। इसमें हम स्क्रीन जब आ जाती है तो पार्शियली इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। और नाइस वैल्यू का मैंने आपसे जिक्र किया ही था। पहले टॉप पे चला के देखते हैं क्या कहता है। टॉप अभी यहाँ पे है कि आगे बढ़ा के मैंने किया है। टॉप और सार का शायद मैंने अलग रखा है किसी को। टॉप और सार को मैं किसी एक अलग दिन डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो पूरी डिटेल में एक अलग उसका वो है। बट अभी एक बार रन करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे। ये ना जब सीपीयू परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और ट्यूनिंग की बात करेंगे तब बात करेंगे। टॉप
ये देखो ये टॉप की स्क्रीन आ गई आपकी और ये डायनामिकली चेंज हो रही है। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस सर। तो इसमें ये सारी वैल्यूज हैं आपकी और हर वैल्यू का क्या मतलब है और भी और डिटेल वर्जन भी आता है इसका और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट टू गिव यू ए फील आई शो यू दिस स्क्रीन। कंट्रोल जेड किया मैंने तो अभी अगर मैं पीएस करूंगा तो उसमें टॉप आना चाहिए। टॉप आ गया देखो, है ना, क्योंकि मैंने इसको कंट्रोल जेड किया। अच्छा टॉप, अगर मैं इसको ये कहूं 7972 no such job, ambiguous job specifications। अच्छा दो टॉप चल रहे हैं ना, तो चलो मैं इसका बताऊंगा आपको चेक करके क्यों नहीं आ रहा। अच्छी फॉर्मूला तो इसका फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है। ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग हमने बात कर ली इंटरेक्टिंग प्रोसेस यूजर की। अब जो है सिग्नल्स की बात करते हैं। एक बड़ा जो हमने कहा कि सिग्नल्स और इवेंट्स दो चीजें होती हैं। Signals and events. Events, kill command sends a signal to specified program. मैंने कहा kill XYZ किस एक मिनट जरा तो हमने साथ में ना एक सिग्नल भेजते हैं कि भाई क्यों किल करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है और किस तरह से बिहेव करना है प्रोसेस को। ठीक है, एक तो है डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, व्हेन द सिग्नल इज नॉट स्पेसिफाइड इट्स डिफॉल्ट इज 15। अगर हमने यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू सेट नहीं की तो हम कहेंगे कि भैया डिफॉल्ट वैल्यू जो 15 है इसका मतलब वी वांट टू टर्मिनेट। बेसिक कमांड जो है $kill, उसके बाद एक यहाँ पे सिग्नल नंबर होगा, वो 1 से लेके 15 तक कुछ भी हो सकता है, 1 to 15, 1 2 3 अप टू 15, और हर सिग्नल नंबर की एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस है। ठीक है, इसमें 15 का मतलब है टर्मिनेटेड, आई वांट टू टर्मिनेट दिस प्रोसेस, राइट। और बाय डिफॉल्ट दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैंने कहा किल, अगर मैंने कहा यहाँ पे PID दिया, अगर मैंने ये नंबर नहीं दिया, इफ दिस नंबर इज नॉट देयर, तो अज्यूम करेगा कि 15 सिग्नल हम देना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ ये कह दिया कि भैया $kill और PID, यानी कि सिग्नल नंबर नहीं दिया, तो ये -15 मान के इसको और 15 मान के इसको टर्मिनेट कर दें। और अगर मैंने 1 दे दिया तो इसका मतलब आई वांट टू रिलोड ए प्रोसेस। इस केस में ये प्रोसेस दोबारा से रिलोड होगा मेमोरी में, और जो पुराना काम कर चुका वो सब खत्म हो जाए, बट रिलोड हो जाए। ठीक है, 9 में किल ए प्रोसेस और 15 में ग्रेसफुली स्टॉप ए प्रोसेस। इनमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें तरीके से बता के उसको होगा काम, और इसमें अब्रप्टली इसको किल कर दिया जाए। There are several others, but these are not so significant, so I am not discussing that. सिग्नल की इंपॉर्टेंस समझ में आई आपको किल में? अच्छा, अब हम लाइनेक्स प्रोसेस स्टेट डायग्राम की बात कर लेते हैं। आर यू हियर? यस सर, यस सर। प्रोसेस स्टेट डायग्राम जब मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक पढ़ाए थे तब भी बताया था, ठीक है ना, बट ये थोड़ा सा लिनक्स स्पेसिफिक है और इसमें थोड़ी सी स्टेट अलग है। कौन कौन सी स्टेट अलग है?
भाई एक स्टॉप स्टेट हमने डाल दी, रेडी, रनिंग, टर्मिनेशन, वो सब तो थी इसके अंदर। वेटिंग में दो तरह की हो गई, एक इंटरप्टेबल और एक अनइंटरप्टेबल। इसमें क्या फर्क है? एक्चुअल में प्रोसेस को सिग्नल मेरा इंटरप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा प्रोसेस अगर इंटरप्टेबल स्टेट में है, सिग्नल कैन डिस्टर्ब इट, और अगर मेरा प्रोसेस अनइंटरप्टेबल स्टेट में है तो सिग्नल कैन नॉट डिस्टर्ब इट। राइट, और यह हम कब चाहते हैं अनइंटरप्टेबल स्टेट? मान लिया मेरी सिस्टम कॉल है, मेरे प्रोसेस ने सिस्टम कॉल कर ली, कोई ये प्रोसेस है और इसने कोई सिस्टम कॉल की यहाँ पे कोई भी, तो मैं चाहता हूं यहाँ पे इंटरप्ट ना हो, क्योंकि अगर ये इंटरप्ट हो जाए, यहाँ पे मैंने इसको किल कर दिया, कोई सिग्नल आया किल वाला और उससे किल हो गया, तो ये सिस्टम कॉल कहाँ वापस आएगी? ठीक है ना, कर्नल कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस केस में मैं इसको अनइंटरप्टेबल स्टेट में डाल दूंगा। ये वेट कर रहा है इवेंट का कि सिस्टम कॉल खत्म हो, वापस आए और मेरा दोबारा से अपना एग्जीक्यूशन शुरू करो। यहाँ पे कोई इसको किल नहीं कर सकता। राइट, तो प्रोसेस मेरा इंटरप्टेबल स्टेट में जा सकता है एग्जीक्यूटिंग से, और अनइंटरप्टेबल में जा सकता है। फर्क क्लियर हुआ दोनों में? ठीक है। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है वो स्लीप है। मैं किसी प्रोसेस को 100 मिलीसेकंड के लिए, सॉरी सेकंड्स में देते हैं, 10 सेकंड्स के लिए मैं स्लीप करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं उसको स्लीप सिस्टम कॉल यूज करके आई कैन चेंज दैट टू स्लीपिंग स्टेट, और 10 सेकंड बाद ये फिर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे ही एक सिस्टम कॉल है वेट। फॉर्क हो गई, स्लीप हो गया। वेट सिस्टम कॉल क्या करेगा? अब ये देखो, ये एक प्रोसेस चल रहा है, यहां पे मैंने फॉर्क किया, तो मैं ये चाहता हूं कि जब तक मेरा चाइल्ड खत्म ना हो जाए तब तक मैं सिंक्रोनाइज करना चाहता हूं। तो ये इसको वेट सिस्टम कॉल की मदद से हम कर सकते हैं कि भाई पेरेंट और चाइल्ड सिंक्रोनाइजेशन के लिए वेट सिस्टम कॉल मेरी यूज होती है। एक्शंस नीड टू बी राइट। तो एक स्लीप हो गई और एक वेट हो गई। तो पेरेंट वेट करेगा जब तक कि चाइल्ड अपना काम खत्म करके रिटर्न ना कर दे, उसके बाद फिर वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। हम कमांड्स को एक तो डॉलर पे कर सकते हैं कि कमांड मेरा साथ के साथ, मैंने कहा ls एग्जीक्यूट, ये कमांड साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि एक ऐट कमांड है, ऐट कमांड बताएगा, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा कि कब मेरा कमांड ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। राइट, मान लिया मैं चाहता हूं कि रात को 2 AM पे बॉस को एक मेल चली जाए, बॉस गेट्स ए मेल,
एक तरीका तो यह है भाई मैं रात को उठूं 2 बजे और फिर मेल करूं, या फिर मैं अपने सिस्टम पे एट कमांड यूज करके एंड आई कैन सेंड दैट मेल। वो ये कमांड मैंने सेट कर दिया, मेल माय बॉस @my company एट व्हाट टाइम, जो टाइम मैं लिख दूंगा एंड अकॉर्डिंगली दैट विल बी डन। तो बॉस सोचेगा कि भाई बहुत मेहनत से काम कर रहा है, 2 बजे तक जाग के काम कर रहा है, बट एग्जैक्टली दिस इज नॉट हैपनिंग, राइट। अच्छा, दूसरे हम ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक दिन, बट अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं। वो है क्रोन, राइट। क्रोन डेमोन प्रोसेस है एक, जो कि पीरियोडिक टास्क के लिए होता है। पीरियोडिक टास्क टू बी executed automatically, right? तो एक आपकी फाइल्स होती है, ये कहाँ होती है, /var /spool /cron, और साथ में ये आप क्या क्या कर सकते हो, आवरली कमांड सेट कर सकते हो, वीकली सम कमांड सेट कर सकते हो, डेली कर सकते हो और मंथली कर सकते हो। और इन चारों के लिए अलग अलग फाइल्स होती हैं। /etc के अंदर cron.hourly, इसी के अंदर cron.daily, cron.weekly एंड cron.monthly। समझ रहे हो? यस सर। जैसे विंडोज के स्टार्टअप टास्क हैं उसके करस्पॉन्डिंग लिनक्स में क्रोन होता है। इसके ऊपर हम एक अलग सेशन रखेंगे जिस दिन बैकअप, आर्काइविंग और ये सब करेंगे। तो अभी आप ब्रीफ में समझ लो कि इसमें ना बेसिकली 5 चीजें होती हैं। जो क्रोन फाइल के अंदर एंट्रीज होती हैं उसमें 5 होती हैं, A, B, C, D एंड E। अच्छा, अभी दूसरी जगह आ गए। तो एक आपकी आवर्स के लिए होती है, एक आपकी मिनट्स के लिए होती है, एक आपकी डे ऑफ द वीक, एक आपकी डेट के लिए होती है, एक आपकी ईयर के लिए। ये 5 कमांड्स के हेल्प से यू कैन जनरेट कि किस तरह से कब बैकअप लेना है, कब क्या करना है। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। पूछना कुछ? नहीं? नो सर। नो सर। ठीक है, फिर खत्म करते हैं। एक सेकंड। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।